बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान और भारत में एक डिप्लोमेटिक वॉर जो है उसमें बड़ी तेज़ी आ गई है। इस सफारती जंग के सिलसिले में पाकिस्तान और भारत के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके डेलीगेशंस बनाकर उनको मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर भेजा जा रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और भारत में जो सवाल सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो एक सीज़ फायर है ये बरकरार रहेगा या नहीं। पाकिस्तान में बहुत से लोगों का कहना है कि सीज़ फायर सिर्फ पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने नहीं किया, क्योंकि उसने एक तो सिंतास मुआहदा जो है उसको मुअत्तल किया और उसके बाद पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनका पानी बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो इस सूरत हाल में ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदुस्तान की तरफ से सीज़ फायर किया गया है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें अब एक और नुक्ता बड़ा अहम है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमें कौमी यकजहती नज़र आ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कुछ दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और उसकी वजह ये है कि हुकूमत की तरफ से जो अपोजिशन की एक अहम पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसको इन जो डिप्लोमेटिक डेलीगेशन हैं इसमें शामिल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा ने कहा कि हम स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, लेकिन एक और रहनुमा ने उसकी तरदीद कर दी। तो सूरत हाल क्या है, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वाडा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और जनाब डॉक्टर निसार जट साहब तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। तो इससे पहले कि हम पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उसकी तरफ आएँ, वाडा साहब आपका क्या ख्याल है कि ये जो एक सीज़ फायर है क्या ये बरकरार रहेगा? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, बरकरार रहना ज़रूरी इसलिए कि जितना नुकसान आपने दुश्मन मुल्क का किया है, अब वो चांस अगर फिर लेते हैं तो फिर उतना बड़ा नुकसान के बाद तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। वैसे उनके पास सियासी क्रेडिबिलिटी रही नहीं है, आर्मी क्रेडिबिलिटी इंडिया के पास रही नहीं है, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके आपने स्टॉक्स भी बिठा दिए हैं, इकनॉमिकल लॉस भी आपने कर दिया है, प्लस हमने जो हमारे साथ मुत्तहद या जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी जिनके हमने इस्तेमाल किए चीज़ें उनके शेयर प्राइस भी कर दी। तो इसका मतलब ये होगा हमारी दोस्ती में इकनॉमिकल फ़ायदा भी और दूसरे फ़ायदे भी हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम एक वाहिद मुल्क हैं मीर साहब जिसके अंदर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे मीडिया मालकान, मीडिया चैनल्स, आप लोग एंकर्स, रिपोर्टर्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने दिखाई है इस जंग के दौरान, वो जितनी आपको अप्रिशिएट किया जाए, जितना आपको प्रेस किया जाए वो कम है। उसका रीज़न ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, पूरे मुल्क को यूनाइट कर दिया। हमारे लिए तो ये वॉर एक यूनिटी की वॉर हो गई। देखिए ये एक आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी किस्मत अच्छी है, वो एक अच्छी नीयत का तगड़ा आदमी है। तो ये अब हमारे पास चीफ है, हमेशा मैं कहता था फिर काबिल चीफ है, फिर तगड़ा चीफ निकला और उसकी फर्म डिसीजंस का ये सारा बेनिफिट और क्रेडिट पाकिस्तान उठा रहा है। और इस वाहिद एक लीडरशिप की वजह से आर्मी चीफ की एक झंडा पाकिस्तान का झंडा, एक नाम पाकिस्तान, एक कौम पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कोई ऐसा लीडर ही नहीं जो जोड़ सके। बाकी तो आप सब वो बगैर पहिए के PIA के जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, और वही भरपूर फ़ायदा हमने इंडिया से भी उठा लिया। लेकिन तमाम जो पॉलिटिशियंस थे वो अपनी फोर्सेस के साथ खड़े थे। देखिए मीर साहब, हमारे पास चॉइस क्या थी? अगर एक काबिल आदमी था, एक तगड़ा चीफ था, उसकी काबिलियत थी, उसका इम्तिहान था, वो इकनॉमिकल फ्रंट में भी करता रहा, बॉर्डर्स के फ्रंट में भी कर रहा था, तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? चलें, नंबर एक मीर साहब। दूसरा मीर साहब ये कि अनफॉर्चुनेटली अब मुल्क में सियासत तो बची नहीं है आपके पास। अब यही सियासत है कि स्टैब्लिश डेमोक्रेसी आपकी चल रही है। इस डेमोक्रेसी जो चल रही है इसका क्रेडिट भी चीफ के पास जाता है। अगर ये चीफ जरा सा इधर हो जाए तो ये डेमोक्रेसी भी रैप अप हो जाएगी, तो ये क्रेडिट भी उसको देते। अब सब कुछ क्रेडिट ही उसका है। चीफ तो लेट्स टॉक अबाउट द चीफ ओनली नाउ। चीफ ने ये भी तो कहा है ना कि हमने जो भी करना है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक करना है, और आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने ये कहा है। देखिए मीर साहब मेरी बात सुने, मैं अभी सेनेट के इजलास से, तो मैंने वहाँ बड़े खुले मैंने कहा सबकी DP जो है तस्वीरों पे, व्हाट्सएप पे ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर सब पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान आर्मी, आसिम मुनीर, चीफ आसिम। तो मैंने कहा भाई जब मैं तुम लोगों को पहले फारसी में समझा रहा था ये बात, पहले खुलेआम नहीं करता था। इसका मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी ने उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी देख ली है कि ये पाकिस्तान को लेके चल रहा है, तो फिर प्रेस करें ना, फिर हम उसी की बात करें। अब उसके साए तले अल्लाह ने उसको जवाब बना दिया कि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम भी लेके चल रहे हैं, जैसा भी एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो चलाएं सर इसको। अच्छा निसार जट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिन दिनों में टेंशन अरूज पे थी तो उन दिनों में आप जो है वो काफ़ी साबित कदमी के साथ पाकिस्तान का दफा भी कर रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो एक जंग का ख़तरा था वो
अब टल गया है या नहीं टला? अभी सीज़ फायर ये चलेगा या नहीं चलेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। मीर साहब, मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद, पूरी साफ़ी बरदरी को मुबारकबाद, अपने अस्करी क़यादत को मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से एक वक्त आया और गुज़र गया और अल्लाह ताला ने उस वक्त में हमें कामयाबी दी। लेकिन एक बात हकीकत है कि पूरी कौम इस जंग के लिए तैयार नहीं थी। ये अचानक जंग आई और पूरी कौम ने यूनिटी का मुजाहरा किया। और मैं थोड़ा सा इस बात को इस तरह भी कहूँगा कि जिस वक्त हम हाउस में बैठे हुए थे तो गवर्नमेंट आई हमारे पास, उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि यकजहती होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। एक दिन पहले हमें डंडों से मारा गया था डयाला जेल के बाहर। हमने कहा जी हमने सब कुछ पीछे किया, हुकूमत आपकी है, पाकिस्तान हमारा है, हमारे लिए पाकिस्तान पहले है। आप शहबाज शरीफ को कहें आएँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, इंडिया को, मोदी को आँख में आप डाल के बात करें। हम तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो हम तो इस जंग को ऑन किया अपने मुल्क की खातिर, और अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप का फुकदान जो है, जब वो तो नज़र आ रहा है, लीडर तो वाकई जेल में है। अगर नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, ना बोल सके, मरियम बीबी ना बोल सकी, तो इसमें किसी का कसूर तो है नहीं। तो मेरा ख्याल है कि लीडरशिप को इस तरह बंद करके, और आपने ये भी साबित कर दिया कि जो है पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप मौजूद है। उस लीडरशिप ने अपना पूरा किरदार अदा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरा किरदार अदा किया। दूसरी बात, ये जंग अभी टली नहीं है किसी सूरत। अभी आप मुज़ाकरात में जा रहे हैं। इंडिया को इस का अंदाज़ा नहीं था कि जितना भयानक जवाब उसे मिल चुका है, वो ये तसव्वुर नहीं कर रहा था। वो अपनी इस रुसवाई को जो है वो उसको ये छाप लेकर आगे नहीं चल सकता। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंडिया हमारा बदतरीन दुश्मन है और हमें तैयार रहना चाहिए। हमेशा हम पर उसने वार किया है। और स्पेशली मोदी जो है, मोदी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, पुलवामा उठा के देख लें, आप बॉम्बे हमला उठा के देख लें, जब कभी उनके वहाँ पर उन हमदर्दियाँ उन्होंने गेन करनी होती हैं, और यहाँ पर ये जो है मोदी साहब जो है कोई ना कोई हम अपने मुल्क में काम करवा देते हैं और इल्ज़ाम हम पे ठहरा देते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे लीडर अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए ये भी कह देते हैं कि जी हाँ ये अजमल कसाब पाकिस्तानी था, वो अपना जिस वक्त हमला हुआ था कारगिल का, मेरी कमर में छुरी घोंप दी गई, इस तरह के अल्फाज नवाज शरीफ साहब ने भी चले। मेरा ख्याल है इस बात को छोड़ें, लेकिन जो आप मोदी की बात कर रहे हैं जी, मोदी साहब जो हैं उनकी जो असल सोच है, असल सोच वो क्या है? ये जब अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात कही थी, वो बड़ी काबिल गौर है, आज भी उसकी बड़ी अहमियत। सुने मोदी साहब ने क्या कहा था। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखा था। मुझे देर नहीं लगती। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी, कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? तो दुनिया में प्रेशर तो पैदा नहीं कर सके मोदी साहब, लेकिन इनकी जो ये पुरानी गुफ्तगू है इसमें एक बात बड़ी अहम है। इनसे कहा गया कि फिर आप क्या करते, तो उन्होंने कहा जो मैंने गुजरात में किया। तो इन्होंने गुजरात में क्या किया था? इन्होंने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया था, स्टेट मशीनरी के साथ मिलके मुसलमानों का कत्लेआम किया था। ये मोदी का एक एतराफ़ जुर्म है, जिसकी वजह से इन पर अमेरिका के सफ़र की पाबंदी भी आयद हुई थी। और अब इस हालिया 3-4 रोज़ा जंग में मोदी ने जो सिखों का गोल्डन टेम्पल है उसको तबाह करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश की। अब एक और मसला है, और वो मसला ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिशें मुअत्तल नहीं की। उस पर DGISPR ने क्या कहा है, ज़रा सुने। I can only say that it is some madman who can think that he can stop water of 240 million plus people of this country. They are not, cannot. I hope that time doesn't come, but it will be such actions that the world will see, and the consequences of that may be felt for years and decades to come. Nobody dare stop water of Pakistan. कोई पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश ना करे, वरना रिस्पॉन्स आएगा तो आपकी अगली कई नस्लें याद करेगी। वाडा साहब, सूरत हाल ये है कि इंडिया की तरफ से अभी जारहियत का ख़तरा टला नहीं है, हमें नेशनल यूनिटी की ज़रूरत है। तो इसमें आप नहीं समझते कि हुकूमत अगर
जो डेलीगेशंस बाहर जा रहे हैं तो 2-3 बंदे अगर पीटीआई के भी डाल देती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। देखिए मीर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। एक तो मीर साहब ये कि ये जो जट साहब ने बात की, मैं इस पर ऐड करूँगा कि देखें ये जो मुजरमाना खामोशी थी मियाँ साहब की तरफ से, और जो टिकटॉक सूबाई गवर्नमेंट है उसकी जो खामोशी थी वो सबको फील हुई। क्योंकि देखिए हमने किसी की हुब्बुल वतनी पे कभी सवाल नहीं किया, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, ज़रदारी साहब हों या इमरान खान साहब हों, सब हुब्बुल वतन है। लेकिन खामोशी जो है बड़ी मायने खेज है, इसने हर्ट किया है पाकिस्तानियों को। मतलब मेरा उसका लेकिन मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा कह रहे हैं कि हुकूमत की सारी स्ट्रेटजी नवाज शरीफ साहब खुद बना रहे थे। देखिए मीर साहब, प्रॉब्लम ये है कि ना तो पढ़े लिखे ना इनमें कोई शऊर है। देखिए इस तरह की जो टिकटॉक गवर्नमेंट आप गुफ्तगू कर रहे हैं इससे नेशनल यूनिटी पे नहीं मीर साहब, देखिए अगर आप मुझे ये कहेंगे, देखिए मेरी वाहिद, हम सब की पाकिस्तान की वाहिद एयरफोर्स है पूरी दुनिया के अंदर जो अपने जहाज बना रही है, ठीक है। इसमें किसी का कोई स्क्रू भी हमारी, ये सारी मेहनत हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स की। आप उस एयरफोर्स के दिफा नहीं कर पा रहे। आप फिर इस तरह के बयान दे दें कि जी हमने ठंडर बना दिया था, जहाज जेट बना दिया था, जेट के ऊपर सीट कहाँ से इतनी बड़ी लाएंगे भाई, किसको बिठाएंगे लाके। फिर आप कह रहे हैं कि जी हम एक कमरे के अंदर से ऑपरेशन रूम को चला रहे हैं। आप मजाक बने। देखिए नालायक, मैं शायद नालायक औलाद हूँ अपने बाप की, ठीक है। अगर मैं नालायक औलाद हूँ, मेरा बाप एक्सेप्ट करेगा मुझे, नालायक है, मैं उसको खिलाया रोटी खिलाता रहूँगा, लेकिन कम से कम मैं शर्मिंदगी का बायस तो ना बनूँ। मतलब एक नवाज शरीफ साहब हैं, वो एक उम्र दराज आदमी हो गए हैं, वो बुजुर्ग हैं हमारे, जैसे हमारे बड़े होते हैं घर के अंदर। अब उस आदमी के लिए शर्मिंदगी बन रही है ये बातें। मतलब उसको बड़े क्रिएटिविटी मजाक बना रहे हैं, आप कौम का मजाक बना रहे हैं, आप अफवाज का मजाक बना रहे हैं। मतलब व्हाट रबिश। मतलब ये कोई लॉजिकल बात है, कोई सेंसिबल बात है? आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो अब गुफ्तगू शुरू हो गई है, हुकूमत और अपोजिशन में भी लड़ाई शुरू हो गई है, और आप भी नवाज शरीफ साहब को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इससे अल्टीमेटली फ़ायदा दुश्मन को? देखिए मीर साहब, मैं आपको दो मिनट और लूँगा। देखिए मीर साहब, मैं मियाँ साहब को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं उनकी सूबाई टिकटॉक गवर्नमेंट जो है ना, उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि वो उनको मजाक बना रही है। वो खामोशी जो है उसने मुझे हर्ट किया था पाकिस्तानी। टिकटॉक गवर्नमेंट ने नहीं जवाब दिया, मुझे हर्ट किया उसने, ठीक है। एस पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब सब बयान दे रहे थे, हम खुल हमें ट्विटर बैन हो गए हैं इंडिया के अंदर, मेरा ट्विटर उतार दिया उन्होंने, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। हमारे बाप की जंग नहीं थी, तो पाकिस्तान की जंग थी, बाप से ही बड़ी जंग थी। इसी तरीके से मीर साहब, जो आप ये बात कर रहे हैं ना, जो डिप्लोमेटिक फ्रंट में बात करेंगे, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने क्यों बिलावल साहब को अपॉइंट किया? आपको रीजन्स का पता है? पाकिस्तान में 2 लीडर हैं अब, आज की मौजूदा, वो हमारी बहन है, छोटी है इसलिए मैं उसको नहीं कहता, लेकिन 2 लीडर हैं जो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, जिनके अंदर एजुकेशन है, डेप्थ है। एक बिलावल साहब है, इमरान खान साहब है। 2 आदमी पूरे मुल्क के अंदर डिप्लोमेटिक फ्रंट में अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। मतलब ये वो लीडरान है अनफॉर्चुनेटली हमारे पास। मरियम नवाज भी बोल सकती हैं। देखिए मैं उनका तो कुछ नहीं कह सकता कि वो क्या लिख सकती हैं, वो उर्दू लिख सकती हैं, अंग्रेज़ी पढ़ सकती हैं, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन टिकटॉक हुकूमत के हिसाब से शी इज़ ब्रिलियंट, ठीक है, मैं वो क्रेडिट उनको देता हूँ। लेकिन अगर ये एक फ्रंट है, अगर आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट है, उसमें आपने बिलावल साहब को किया है, पढ़ा लिखा है, छिछोरा नहीं है, शोदा नहीं है, अंग्रेज़ी बोलना जानता है, डेप्थ है, एजुकेशन है, बहन भी उसकी उतनी एजुकेटेड है, डेप्थ है, कंपोज्ड है, काम है, छिछोरी नहीं है, चीप नहीं है, एक्टिंग नहीं है, टिकटॉक नहीं बन रहे, ड्रामे नहीं हो रहे, एक्शन नहीं हो रही। मतलब इंडिया के अंदर आप बॉलीवुड के साथ अगर आपको फाइट करनी है, जंग करनी है, तो शायद हम टिकटॉक गवर्नमेंट जीत जाए, ठीक है। बट अदरवाइज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिप्लोमेटिक फ्रंट के अंदर ये है कि हमने टीम अच्छी, खुर्रम दस्तगीर गुड नेम, बिलावल साहब बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी है, डेप्थ है, अंग्रेज़ी बोल सकेगा, एक्सप्लेन कर सकेगा। जिलानी साहब जो हैं अच्छा आदमी है, एक खातून है, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, वो पुरानी हमारी रह चुकी है, हिना रबानी खान है, फॉरेन मिनिस्टर हमारी एक्स रह चुकी है। तो इट्स अ गुड टीम। बट लेकिन टीम के अंदर हमें ये टीम क्यों बनानी पड़ी? एक मसला, हमारी अंग्रेजी और एजुकेशन का ही फुकदान था ना सर। मसला है ना, इसमें एक मसला पैदा हो गया कि आज तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान किया गया कि हुकूमत ने तो हमें अपने वफूद में शामिल नहीं किया, तो हम अपने वफूद खुद भेजेंगे। किसने कहा है, कहाँ पे कहा है, जरा सुने। हुकूमत ने कुछ कमेटीज बनाई जिसका मकसद था कि मुल्क से बाहर जाकर पाकिस्तान के मौकफ को अक़वाम आलम में फैलाना है। लेकिन बदकिस्मती से वो नाम देखें कमेटी के, उसमें पीटीआई का या अपोजिशन का कोई भी रुकन शामिल नहीं है। आप इंडिया को देखें, उन्होंने कांग्रेस के कितने मेंबरान शामिल किए, हमने एक बंदा भी नहीं किया शामिल। अब हम अपने वफ्द भेजेंगे, अपने पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द अपने खर्चे पे भेजेंगे। तो डॉक्टर निसार जट साहब, अच्छी बात है कि ये आपकी पार्टी ने ये फैसला किया कि हम अपने वफूद भेजेंगे, लेकिन आपके वफूद वहाँ जाके क्या सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे या बानी पीटीआई इमरान खान की भी बात करेंगे? मीर साहब, जब बंदे बानी पीटीआई के होंगे तो फिर बात तो होगी। हाँ। इस तरह तो नहीं होगा। मीर साहब देखें,
जो दुनिया, मैं तो ये समझता हूँ कि गैरतमंदों के लिए ना कोई घूर के देख लेना तो हमें उसी पे ही तशवीश होती है कि इसने मुझे घूर के क्यों देखा है। और इंडिया ने हम पे हमला किया है, हमें रॉकेट मारे हैं, हमारे वो यहाँ लगे हैं आके, हमने जवाब तो दे दिया है, लेकिन हम उसकी जसारत को अभी भूल नहीं पाए कि उसकी जसारत कैसे हुई। और वो जसारत क्यों की, हमारे अंदर के जो मामला थे ना, हम अपनी फोर्सेस को नहीं टच करते। मुझे आपके एक करीबी दोस्त ने बताया कि जिन दिनों में इंडिया मिसाइल मारा था तो आप अपना लाइसेंस का असला उठा के तो बेचैनी से घूम फिर रहे थे कि मैं किसी तरीके से बॉर्डर पे पहुंच जाऊं। बाय गॉड मैं आपको पकड़ के रोका गया। मैं बाय गॉड सारी रात नहीं सो सका। मैं सारी रात जो है अपने रूम में, और बार बार मैं अपने वेपन्स को देखता था और मैं कहता था या अल्लाह ये दिन मुझे दिखा। और मेरा ये टेलीफोन गवाह है, मेरे बेटा अपना हॉस्टल में पढ़ता है, तो मैंने उसे एक मैसेज किया कि बेटा मैं मर भी जाऊं, मुझसे वादा करो कि पाकिस्तान के लिए अपनी जान दोगे, तुम भी एक ऐसा किरदार अदा करोगे कि इस मुल्क को तुम पे फ़ख्र होना चाहिए। वो आज भी ही इज़ इन मैट्रिक क्लास, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। मैंने उसे मैसेज किया, हमारे जज्बात हमारे वतन के लिए बहुत अजीम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। अगर ये जंग हम पर मुसल्लत की, लेकिन मैं जंग को अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि मोदी जो किरदार है वो मोदी बेसिकली इजराइल और ये जो ट्रैका है ये सारा उसकी जद में आकर ये हम पर मुसल्लत होना चाह रहा था। ये हमें वो गज़ा बनाने की प्लानिंग करके आया था और अल्लाह के फजलो करम से हमने इसको मुंह की लेकिन मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ कि उन्होंने पानी बंद करने की कोशिशें बंद नहीं की, तो ये तो सीज फायर नहीं है ना। जी नहीं मीर साहब, देखें सीज फायर एक ट्रंप की तरफ से दोनों फ्रीकैन को हुआ और मैंने ट्रंप का वो खुद स्टेटमेंट सुना है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि नहीं ये पाकिस्तान ने मुझे नहीं कहा, ये इंडिया ने मुझे कहा। और मैंने इंडिया के कहने पे दोनों ममालिक को कहा, तजारत का वो कहा कि जी मैं आपसे तजारत बंद कर दूंगा, लिहाजा ये वार को सीज फायर करें, और ये सीज फायर हो गया। डायलॉग तो अभी आपका ड्यू है, कश्मीर इशू आपका ड्यू है, इंडस वाटर ट्रीटी आपका ड्यू है, आपका शिमला मुआहिदा अभी ड्यू है, जिसको बार बार इंडिया रद्द करता है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी मेच्योरिटी के लिए, इस पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए जिस तरह सारी कौम यकजा हुई है, हमें भी एक ऐसी मिसाल कायम कर देनी चाहिए अपनी सियासत में। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज शहबाज शरीफ उठें, जाएं अडियाला जेल और जाकर खान साहब से कहें कि आए मिलकर इसका मुकाबला करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में की सियासत में एक अनमोल जो है वो चीज़ देखने को लेकिन वो नून लीग वाले कहते हैं कि जब 2019 में पाकिस्तान और इंडिया में टेंशन थी, हमने उनका जहाज़ गिराया था, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे, हमने तो नहीं कहा था कि पहले नवाज शरीफ को रहा करो। देखें मेरी बात सुने मीर साहब, इस वक्त जो डेलीगेशन आज जब ये सेनेट में स्पीच हो रही थी, अपोजिशन लीडर ने जब की, तो उसके बाद तारड़ साहब ने जवाब दिया ये हुकूमती डेलीगेशन है, लिहाजा हुकूमती लोगों ने जाना है। ये हुकूमत का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है। यहाँ पर हुकूमत को चाहिए था कि पूरी स्ट्रेंथ शो करते पूरी दुनिया को कि हम पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका के लिए सब के सब, ये एक मैसेज जाना चाहिए था जो कि हुकूमत देने में नाकाम गई है। और मैं मीर साहब हैरान हूँ, जिस वक्त इंडिया इस जंग से पहले अपनी एक वो वॉर स्टार्ट करने से पहले उनके जो सहाफ़ी थे वो हम पे अटैक किए जा रहे थे, झूठ बोले जा रहे थे, और हम यहाँ पर ये सोच रहे थे कि इनका जवाब देना ज़रूरी हो गया है। हमारी सहाफ़ी बरादरी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनका जवाब दिया, हम बिल्कुल पुरजोश थे। इस दौरान क्या होता है, हम पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, और बरसा कौन रहा है? पंजाब गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने देखा कि ये यूनिटी जो है किसी तरीके से हम ख़त्म कर दें, किसी तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहे जी हम पर लाठियाँ चली हैं, लिहाजा हम इस यूनिटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सारे ज़ख्म, सब चीज़ों को डिलीट मार के पाकिस्तान के लिए खड़े हुए, और आज भी खड़े हैं, मुस्तकबिल में भी खड़े हैं। और मैं फिर आपको एक बात बता दूँ, सरहदों पर खड़ा सिपाही खुदा की कसम हमारे माथे का झूमर है, हम उसके शाना बशाना खड़े हैं, हमारी जान माल सब कुछ उसके लिए हाजिर है। लेकिन
अगर ये रवैया हुकूमत रखती है तो ये हुकूमत की कमज़ोरी होगी और हुकूमत को ये समझना चाहिए कि आइंदा आने वाले दिन उनके ऊपर और जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, अल्लाह ना करे, उसमें इनको फिर हमारी ज़रूरत पड़नी है। देखें जी, ये डॉक्टर निसार जट साहब बार बार एक बात कह रहे हैं कि जी जो सरहदों पे खड़ा पाकिस्तानी फ़ौज का सिपाही है वो हमारे माथे का झूमर है। सूरत हाल में आप देखें कुछ हुकूमती वज़रा जो हैं वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वो कि तहरीक इंसाफ की हुबुल वतनी जो है उसको मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सियासी इख्तलाफ अपनी जगह सियासी इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन इस एक क्राइसिस की सिचुएशन में एक दूसरे की हुबुल वतनी जो है उसको मशकूक बनाने की कोशिश ना करें। आप देखें कि इंडियन मीडिया जो है वो कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसको एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करे ताकि पाकिस्तानियों में नफ़रत को बढ़ाया जा सके, लेकिन उनकी हर कोशिश जो है वो नाकाम हुई। और अब उन्होंने एक और झूठ बोला है कि जी पाकिस्तान ने शाहीन मिज़ाइल चला दिया था गोल्डन टेम्पल को तबाह करने के लिए। ये भी उनकी बात झूठ साबित हुई है और वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि उनके राफेल जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान ने तबाह किए हैं। लेकिन अब गवाहियाँ जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं, CNN ने भी कहना शुरू कर दिया है। CNN कह रहा है जी कि भारत का फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका त्यारा इस लड़ाई में तबाह हो गया। और इसके अलावा जो है राइटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है उसने भी कहा है कि पाकिस्तान ने कम से कम 2 भारतीय त्यारे जो हैं मार गिराए, जिनमें एक फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाका त्यारा था और ये 2 अमरीकी हुकाम को उन्होंने कोट किया है। वैसे हमारा मौक़िफ़ तो यह है कि हमने 3 राफेल जहाज़ तबाह किए हैं, टोटल हमने 6 इंडियन जहाज़ तबाह किए हैं। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई में जो इंडियन मीडिया है उसके रोल को खुद इंडियन मीडिया ने ही बेनकाब किया है। ब्रेक लेने से पहले मैं आपको नवीदिता शंदालिया ने जो अपने मीडिया को बेनकाब किया है, तो अब हमें तो इंडियन मीडिया पे तनकीद की ज़रूरत नहीं। इंडियन मीडिया को कुछ इंडियंस जो हैं वही आड़े हाथों ले रहे हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। जैसा कि हम ब्रेक से पहले भी ये गुफ्तगू कर रहे थे कि भारत के साथ जब 3-4 दिन की कशीदगी अरूज पे थी तो पाकिस्तानी कौम ने बेमिसाल कौमी यकजहती का मुजाहरा किया, लेकिन अब लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता इस यकजहती में कुछ दरारें पड़ रही हैं। और एक आज अपोजिशन के एक रहनुमा ने एक ऐलान किया और उस ऐलान पे बहुत से वफाकी वज़रा ने पे दर पे बयानात दिए। क्या कहा असद कैसर साहब ने, ज़रा सुनिए। अदम इत्तेमाद के ऊपर भी संजीदा गुफ्तगू हुई थी। इससे मशवरा करेंगे कि स्पीकर के खिलाफ करनी है या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करनी है, जो भी है, लेकिन इस वक्त उनकी सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि 18 तक अभी सीज फायर 18 तक है। तो देखते हैं कि अगर जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाए तो फिर हम उसको करेंगे। यानी कि जब नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी तो फिर हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब क्या कह रहे हैं, ये भी सुना। नहीं, बिल्कुल फेक न्यूज़ है, बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न कोई ऐसा फैसला किया वज़ीर आज़म के खिलाफ या स्पीकर के खिलाफ या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, नहीं कोई इस किस्म की जो इशू है या ना ऑन द कार्ड्स और एजेंडा पे मेरे पास न कोई ऐसी खबर आई है, ना हमने कोई ऐसी मीटिंग की है। डॉक्टर निसार जट साहब, ये फेक न्यूज़ असद कैसर साहब ने फैलाई है या किसी और ने फैलाई है? मीर साहब, मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा आज सुबह से वर्किंग किया है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि माजी में कहीं ये ज़ेर बहस बात हुई है कि हम स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है अदम जंग से काफ़ी दिन पहले, काफ़ी अर्सा पहले, ये जब एक बातचीत चल रही थी अचकज़ई साहब ने, अचकज़ई साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ ये बातचीत चल रही थी और JUI के साथ भी मुज़ाकरा चल रहे थे। तो इस तरह की उस वक्त एक डिस्कशन हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब ने उस वक्त का हवाला दिया और अब कहा कि उसको इम्प्लीमेंट हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर ज़ेर बहस इसलिए कि मुल्क जो है वो इस वक्त जंग की सूरत में है, तो लिहाजा ऐसा कोई हमने काम नहीं करना जिससे जो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में आए और जिससे हमारा मुखालिफ जो है वो उसका फ़ायदा उठाए। तो ये पुरानी बात का एक रेफरेंस था जो उन्होंने देकर बात की है और सुबह से ये मीडिया में गए। लेकिन हमारी पार्लिमानी मीटिंग में इमरान खान साहब की जानिब से कहीं से भी ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह अगर जिस दिन आ गई
तो ज़रूर इसके ऊपर एक मेच्योरिटी के साथ काम करेंगे, जिस तरह करने का हक होता है। बाकी दीगर जमातों के साथ भी तो इस वक्त ये बात बिल्कुल फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। तो वाडा साहब तो बड़ी अच्छी बात नहीं है। आपने भी दोपहर को स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब को रहा करने की खबरें गलत हैं, तो इन्होंने तो ख़ुद बता दिया कि ये जो स्पीकर के ख़िलाफ़ या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने की खबर है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम इंडियन मीडिया पर तनकीद करते हैं कि फ़ेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया फ़ेक न्यूज़ नहीं फैला रहा, सियासतदान फ़ेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मीर साहब देखिए, मैं जैसे कि आपको पहले अर्ज़ की ना कि देखिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि हमारे पास लीडरशिप सियासी तौर पे है ही नहीं अवेलेबल, जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है वो बात करते हैं, नौकर कनीज़ें जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं टिकटॉक जैसे सिचुएशंस के अंदर, एक दूसरे की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल उठाते हैं जो कि बिल्कुल नाजायज़ और गलत बात है। वो कोई भी पार्टी का, कोई आम पाकिस्तानी भी, आप किसी की हुब्बुल वतनी पर सवाल नहीं कर सकते, इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों। फिर आपकी मुजरमाना गफलतें हैं, खामोशियाँ हैं। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी, मैं उनको अब स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर इसलिए समझता हूँ कि उनको समझ आ गई कि ये पहिए का जहाज़ है, इसका पहिया ख़राब है, इसकी परवान भर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, उड़ान पाकिस्तान वाले गाने की तरह। आर्मी चीफ, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका फ़ायदा हम पूरा मुल्क उठा रहा है, वो भी बेनिफिट ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बात शुरू करें, उसे ख़त्म करें, झंडे पाकिस्तान के लहरा रहे हैं। मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि उनके पास कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं, एम्बैरेसिंग मिनिस्टर्स हैं, या उनकी, लेकिन उनकी ये तो खूबी है ना कि उन्होंने तमाम रियासती इदारों को एक पेज पर रखा। नहीं तो देखिए, बहुत नहीं, रियासती इदारों ने उनको एक पेज पर रखा हुआ है। मीर साहब क्लियर, प्लीज़ आप क्लियर क्रेडिट ना लिया करें किसी का। आपको बहुत आदत है कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम से क्रेडिट को घुमाना चाहते हैं, मैं वो आपको लेने नहीं दूंगा। मैं जिसका जो क्रेडिट है ना, मैं उसी को दूंगा। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता हूं, मैं डेमोक्रेसी को, मैं भी एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी का बद्दा हूँ। एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, व्हेन एस्टैब्लिशमेंट एंड डेमोक्रेसी वर्क्स टुगेदर, इट गिव्स यू रिजल्ट्स। अच्छा, मैं बड़ा सिंपल क्लियर हेडेड हूँ सर। मैं छुप के नहीं बात करता था। मंदर खान ने फ़ोन पे हाँ करके माफ़ी करा के, अपनी फाइल माफ़ करा के, वोट डलवा के तो नहीं कहता मैं डेमोक्रेट हूँ। अगर मैं ये कहूँ एज अ प्राउड पाकिस्तानी जी कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही है, तो क्या ये बात गलत है? भैया आप बिल्कुल, आपकी बात मुद्दा है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दे। डेमोक्रेसी ही चल आर्मी चीफ की वजह से है, पूरा क्रेडिट दे, तो थोड़ा सा क्यों काट रहे थे? देखिए, इसलिए कि मैं आइन के मुताबिक चलूँगा। मेरे ख्याल से ये बात मेरे लिए काबिल इत्मीनान है कि फ़ौज डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रही है और आर्मी चीफ भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं और आइन के मुताबिक कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हम पहले बात करते थे काबिल तगड़ा आर्मी चीफ, फिर अचानक से एक सिचुएशन आ गई एयर चीफ, फिर एक सिचुएशन आ गई नेवल चीफ। हम उम्मीद करते हैं आपकी खुशाइन बात को कि कई सालों के बाद हम किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए, यार चीफ ने बात की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमसे आर्मी चीफ की बात कर सकते। अच्छा वाडा साहब, मेरे ये जो सारी मैं आपके सामने गुस्ताखाना गुफ्तगू कर रहा हूँ, मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में एक नेशनल यूनिटी रहनी चाहिए। हम तो यूनिटी का हिस्सा सर, वो यूनिटी का क्रेडिट भी तो अब चीफ को देना, उसके आने से, उसकी बदौलत से, उसकी काबिलियत से सब यूनाइटेड हो गए, झंडे एक उठा लिए, कौम पूरी खड़ी हो गई है, उसको प्रेस कर रही है, उसमें सारी डेमोक्रेटिक जिस तरह भी है बस ठीक है, बस खड़े हैं, साथ खड़े हो गए ना। अब आपको और क्या जान लेंगे आप पूरा क्रेडिट दे दें सर, दे दें आप। चलें, दे दिया जी, दे दिया, लेकिन थोड़ा सा बाकियों को भी दे दो। हाँ दे, सबको दे दें सर, हम तो सब दे रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, आप भी लें। देखिए मैं शहबाज शरीफ साहब की कई हफ्तों से तसल्लुत से उनकी तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए वो स्विमिंग पूल में होते हैं, वहाँ पर भी वो अलर्ट होते हैं कि कहीं आर्मी चीफ का फोन ना आ जाए। तो मैं सर यही कह रहा हूँ, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी को आप परवान चढ़ने दें, मुल्क का फायदा होगा। ये बड़ी अच्छी बात की, अब आपने अच्छी बात की है कि डेमोक्रेसी को परवान चढ़ने दें, एस्टैब्लिश्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको ना एक इंडियन कांग्रेस के एक रहनुमा हैं, उनका नाम है पवन खीर साहब। पवन खीर साहब जो है वो एक तरफ तो उनकी पार्टी जो है वो जो डेलीगेशंस जा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करने, एक तो उसमें शामिल हो रहे हैं डेलीगेशन, लेकिन दूसरी तरफ पवन खीर साहब मोदी साहब को किस तरीके से क्रिटिसाइज करें, जरा सुने। पिछले पूरे एक हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत खौफनाक बात बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे, विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। ये मैंने एक क्लिप इसलिए चलाया है कि इंडियन कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सिंदूर का सौदा होता रहा
और मोदी साहब और विदेश मंत्री साहब जो हैं वो खामोश रहे। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया उन्होंने। एक तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि ये जो जंग है इसमें ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हो गया, फेल हो गया, और दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया है कि सिंदूर का सौदा हो गया है। तो क्या इस तरह का इल्ज़ाम पाकिस्तान की अपोजिशन ने लगाया है अपनी हुकूमत पे? नहीं लगाया। तो और क्यों नहीं लगाया, इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर निसार जाट साहब, ये पवन खीर साहब जो हैं वो कह रहे हैं सिंदूर का सौदा कर लिया मोदी साहब ने। आपने ऐसी बात नहीं की। को आपको अपने सपोर्टर्स की तरफ से, वोटर्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं आता कि जी जिस तरह इंडियन कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी साहब जो हैं वो मोदी साहब की ऐसी तैसी कर रहे हैं, तो आप लोग शहबाज शरीफ की क्यों नहीं कर रहे? मीर साहब, पहले तो मैं बात यहाँ चल रही थी जमहूरियत की। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस पे बिलीव करता हूँ, मैं जमहूरियत पे बिलीव करता हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ। उसके बावजूद भी मैं सिपा सलार आसिम मुनीर के साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल सही बात। जमहूरियत आसिम मुनीर के साथ खड़ी है। वो लंगड़ी है, लूली है, जैसी भी है। ये ईवान तारीख उठा के देख लें, जब भी मुल्क की बात हुई है आपका सियासतदान फैसला कुन रहा है। तो लिहाजा आज भी सियासतदानों ने अपने आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर ये साबित किया कि जमहूरियत आपको ताकतवर बना रही है। नंबर 2, मीर साहब, मैंने पहले कहा ना कि हम गैरतमंद लोग, हमें कोई घूर भी कैसे ले। इंडिया ने हमला किया, हमला क्यों किया? इसलिए किया कि हमारी कमज़ोरियाँ हैं। हमने उन कमज़ोरियों को कभी देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि हमारी इकॉनमी कहाँ है, हमारा डिफेंस कहाँ है, हमारी सियासत कहाँ है, हमारी सहाफ़त कहाँ है, हमारा अदब कहाँ है, हमारा एहतराम कहाँ है। हम एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होकर एक भीड़ चाल में फंस गए, हम कौमियत के दायरे से ही निकल गए। ये वो कमज़ोरी थी जिसकी वजह से मोदी हम पर हमला करने में कामयाब हुआ। अगर ये चीज़ें ना होती तो मैं समझता हूँ कि मोदी इतनी भी जसारत ना करता, उसमें इतनी भी जसारत ना होती। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन हम तनकीद करने पर ना बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बात करने पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें हमने अपनी ज़ुबानों को सी लिया सिर्फ मुल्क की खातिर। और आपने साबित किया कि आप इंडियन कांग्रेस नहीं है, आप जी नहीं, पाकिस्तान की अपोजिशन है। हम पाकिस्तान की अपोजिशन है। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम आर्मी चीफ को भी थपकी देकर रखेंगे पूरी, कि घबराना नहीं है, ठीक है जी। और शहबाज शरीफ को भी कहेंगे कि डट के खड़े जाओ, और अपने भाई को भी समझाओ और अपनी भतीजी को भी समझाओ, ठीक है, चले ठीक है। और आखिरी बात, माफी चाहता हूँ, आखिरी बात, इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कमजोरियां दूर कर लें, जो कि अब वक्त है हमें इस वक्त से सबक सीख लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर आज भी हमने ना सीखा तो हम दलदल में फंसेंगे, दलदल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। देखिए, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये कि ऑपोजिशन ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, बड़ी यूनिटी दिखाई है और बहुत खुशाइन और बहुत ज़बरदस्त काम किया पूरे तमाम पाकिस्तानियों ने, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं अपनी तकरीर में कह फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर कि अपॉर्चुनिटी है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो स्टेट्समैन का किरदार करें, आगे बढ़ें, जैसे कह रहे हैं आगे बढ़ जाएँ, बातचीत का दरवाज़ा खोलें, खुद वेलकम करें। अगर उन 2019 में इन लोगों ने गलती की थी, तो मैं भी उसका हिस्सा था, तो आज आप वो गलती ना करें। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, बी अ बिगर मैन, बी अ स्टेट्समैन, बी अ प्राइम मिनिस्टर, बी अ लीडर, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, वो भी कर लें। और तीसरी चीज़ ये कि बहुत अच्छी बात की है जट साहब ने, मैं हमेशा से ये कहता था, स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, स्टैब्लिशमेंट को बैक करें, वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हम सब भी मुहाफ़िज़ हैं, वो फ़ौजी कहलाते हैं, हम भी फ़ौजी हैं, मुहाफ़िज़ तो हम भी हैं मुल्क के। और इस डेमोक्रेसी को आगे चलने दें। जो जिम्मेदारी हमारे मीडिया ने दिखाई है, सियासतदानों ने दिखाई है, पाकिस्तानी कौम ने दिखाई है, उन सबको मुबारक। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चलते चलते सिर्फ करूँगा कि ये बहुत ही एक अच्छी मिसाल कायम की है पाकिस्तान की हुकूमत ने और आर्म्ड फोर्सेस ने, कि एक बाहमी इत्तेहाद से और बहुत ही अच्छी कोऑर्डिनेशन से दुश्मन के दांत खट्टे नहीं किए बल्कि उसके दांत तोड़ दिए हैं। क्योंकि मुझे याद है 1999 जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त एयरफोर्स और नेवी की लीडरशिप ये शिकायत करती थी कि हमें तो पता ही नहीं था कि कारगिल में क्या हो रहा है। इस दफ़ा तीनों जो आर्म फोर्सेस हैं उनका आपस में बहुत ज़बरदस्त एक दूसरे से रब्ता था और कोऑर्डिनेशन था। और जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, ख़ास तौर पे हुकूमत और अपोजिशन,
उन्होंने भी इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया और अभी इस इत्तेहाद और यकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जो है उसको आप नाकाबिले एतमाद समझें, उस पर आप एतमाद नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान को दोबारा डस सकता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।